नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महाकुंभ से स्नान कर लौट रहा परिवार दुर्घटना का हुआ शिकार, एक की हालत गंभीर। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों के लिए नई सुविधा, अब रंग पट्टी की मदद से मरीज पहुंचेंगे वार्ड में, अशिक्षित मरीजों को मिलेगी मदद। शाहपुर सर्कल के तहसीलदार पर कलेक्टर के स्टे को न मानने और घूस लेकर दूसरे पक्ष का काम करने का लगा आरोप। और दुर्मनकूट धाम में तपस्वी व संत देवराहा बाबा की प्रतिमा की गई स्थापित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नगमा में आयोजित हुई विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेने के दौरान रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। 8 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा पहुंचे। इसके बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के घर जाकर परिजनों से मिले। 9 तारीख को श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा अनावरण में भाग लेने नगमा पहुंचे। आज पत्रकार वार्ता के दौरान कुंभ मेले में आयोजन में हो रही बदइंतजामियों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऊपर आरोप लगाए। वहीं देश में बढ़ रही बेरोजगारी और रेवड़ी सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने अमेरिका से भेजे गए भारतीय नागरिकों पर चिंता जताई और केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और क्या क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। लोगों को हम तो प्रेम सद्भाव की बात करते आए हैं। सर्वधर्म सभी धर्मों का सम्मान करना, सर्वधर्म समभाव हम लोगों का मूल आधार रहा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर नारे भी उसी प्रकार के लगते हैं, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो साथियों, हमारी आस्था जहाँ भी है आस्था रहे, लेकिन उस आस्था को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है। और बटी हुआ समाज विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब सब लोग मिलकर देश में प्यार मोहब्बत के साथ और संविधान के रास्ते पर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आरएसएस शुरू से कहती रही है कि भारतीय संविधान जो है हिंदू विरोधी है। अरे भाई, कौन सा उसमें ऐसा प्रावधान है, आर्टिकल है जो प्रियम्बल है वो तो प्रेम और सद्भाव की बात करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है। ये कोई धर्म, हिंदू धर्म के विरुद्ध की बात नहीं। तो साथियों, यही सब मैं आपसे कहने आया था। हमारे यहाँ पर इस बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। एक तरफ जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे तो मोदी जी उनका प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार। तब तो वो हार गए थे, इस बार वो जीत गए। और जीतने के बाद ये बनाया माहौल, पूरे देश बना कि अब तो मोदी जी के खास दोस्त राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला आदेश क्या किया कि अमेरिका में जितने भी हिंदुस्तानी हैं जो अवैध रूप से आ गए हैं उनको हम वापस करेंगे, और साथ में अमेरिका की बनी यूएस मेड डेविडसन मोटरसाइकिल पर आप टैरिफ कम करिए, यानी कि सस्ती मोटरसाइकिल अमेरिका की यहाँ बिके, उस पर उन्होंने प्रभाव डाला। तो मोदी जी ने सबसे पहले तो उसको डेविडसन के ऊपर मोटरसाइकिल पे टैक्स कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया। और उसके बाद अवैध रूप से जिन्होंने प्रवेश किया अमेरिका में उनको हथकड़ी डालकर वहाँ के मिलिट्री प्लेन से यहाँ पर भेज दिया। क्या ये हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे आखिर भारतीय तो हैं, अवैध रूप से चले गए, ठीक है, लेकिन वहाँ से सम्मानजनक लाने में क्या दिक्कत थी? कोलंबिया छोटा सा देश है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, जिसको भी आप वहाँ से हटाना चाहते हैं वो हमारा कोलंबिया का नागरिक है, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप हथकड़ी नहीं डालेंगे। उन्होंने अपने खुद के सिविल प्लेन्स भेजे और उनको वहां ले गए। और
जो माल यूएस से आ रहा था उस पर टैक्स बढ़ा दिया कि तुमने हमारे साथ जाति करो, हम तुम्हारी सामान को महंगा करेंगे ताकि तुम्हारा ना बिके। आज पूरे विश्व में ग्लोबल टैक्स वॉर चला हुआ है। सारे देश आज इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका माल बिके और उन्हें आयात करना कम हो। हमारे भारत में उल्टा हो रहा है, यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, चीनी माल आ रहा है और चीनी माल बिक रहा है। अब पतंग का धागा भी यहाँ नहीं बन सकता, पतंग का धागा भी चाइना से आ रहा है और इतना तेज है कि उसमें तो हाथ कट जाता है और कई लोगों को उसमें मृत्यु भी हुई, एक्सीडेंट भी हुआ है। कहने का मतलब यह है, राहुल गांधी जी का भाषण आपने लोकसभा में अभी सुना होगा, पूरा भाषण उनका इसी बात पर था। आखिरी बात है चुनाव आयोग की। पूरे देश के चुनाव में चुनाव आयोग जो मौजूदा है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। उप मुख्यमंत्री द्वारा नैकहाई शौर्य स्मारक निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। 8 फरवरी को नैकहाई में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में शौर्य भूमि पर निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि 1703 में बुंदेला युद्ध एवं 1776 में पेशवा युद्ध के समय अमर बलिदानियों के पूर्ण स्मरण समारोह संगम तीर्थ की बाउंड्री वॉल, प्रवेश एवं निर्गम द्वार का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने क्षत्रियों के जीर्णोद्धार, कीर्ति स्तंभ, संग्रहालय, बावड़ी एवं मंदिर निर्माण कार्य भूमि पूजन करते हुए निर्देश भी दिए कि सभी आगामी काम 1 साल में पूरे कर लिए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने लगभग 75 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 1 करोड़ 25 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। शहीदों की पुण्य भूमि के पुनर्निर्माण के लिए लाल बहादुर सिंह व बृहस्पति सिंह ने प्रयास किया था, जिसका ये परिणाम है। आने वाले 8 फरवरी 2026 को ये शौर्य स्मारक पूर्णतः सौंदर्यीकृत व सुसज्जित होकर इतिहास की कहानी को बखान करेगा, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ऐसे वीर शहीद हमारे इस रीवा राज्य में रहे हैं, जिनके शौर्य को जब हम सुनते हैं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है और सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे वीर भूमों की ये पवित्र धरती, यहाँ पर आज हम लोगों ने 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, मैं बधाई देता हूँ कि गंगा के जल को लाकर यहाँ पर उस पवित्र जल से उन शहीदों को यहाँ पर उस जल को समर्पित किया गया है, उनकी पूजा अर्चना की गई है और अब यह स्थान तो एक बहुत ही सुंदर शौर्य स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, जो आने वाली पीढ़ी को उन शहीदों के द्वारा जिस तरह से उन्होंने अपनी वीरता से अपने प्राणों को न्यौछावर किया इस धरती के लिए, उसको जानने समझने का मौका मिलेगा और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। कितने की लागत से यहाँ पर निर्माण कार्य इसका होगा और इसका क्या रूप लेकर आएगी? 75 लाख रुपए का काम हो चुका है और 1 करोड़ का काम आज शुरू हो रहा है और छतरियों के जीर्णोद्धार में भी 60 से 70 लाख रुपए लगेंगे। ऐसी आर्किटेक्ट वगैरह ने इसको बताया है। तो सारा पैसे यहाँ पर कुछ छतरियाँ कह रहे हैं गायब हो गई हैं, उनके लिए क्या प्रयास किया? काम हो चुका है बाउंड्री वॉल का और प्रवेश द्वार और उसका संग्राम तीर्थ के द्वार का वो काम पूरा हुआ, उसका उद्घाटन हुआ है और आगे जो काम होना है वो इसमें छतरियों का मरम्मत होगी। जो छतरियाँ गिर गई हैं उनमें चबूतरा बनेगा और फिर इसको मजबूत चबूतरा बनेगा, जिससे कि आगे फिर उसमें छतरियाँ बनाई जा सकें। कीर्ति स्मारक बनेगा और स्वरूपा द्वार बनेगा, जो मुख्य रोड पर सतना रीवा रोड पर जहाँ से आप जैसे घूमते हैं वहाँ पर बनने का प्रावधान है। तो यहाँ पुरातत्व विभाग की छतरियाँ हैं, तो क्या उनको फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा कि नया बनाया जाएगा? पुरातत्व विभाग तो मैं जानता नहीं कहाँ है, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पूर्वजों की छतरियाँ जिन लोगों ने बलिदान किया है और 10,000 लोगों के से संघर्ष करती हो 200 लोगों ने बलिदान किया, उन तमाम सब वीरों की है। अनेक तब से रीवा राज के बहादुरों के वीरों के बलिदान हुए हैं, उनकी छतरियाँ हैं जिनका जीर्णोद्धार होगा, बनेगा और निरंतर। और इसमें फुटपाथ बनेगा,
अच्छे वॉक लगाया जाए, गार्डन यहाँ पर झिरिया कैंप लगे हुए हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। पीएमसी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण पूरा कर रविवार को नैक टीम रवाना हो गई। 7 फरवरी को नैक टीम ने पीएमसी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। इसके बाद 8 फरवरी शनिवार को भी निरीक्षण किया। इस दौरान जियोलॉजी विभाग और संग्रहालय देखकर टीम खुश नजर आई। टीम ने कॉलेज कक्षाओं को लेकर अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद प्रैक्टिकल गार्डन पहुंचे और पौधे लगाए। टीम ने निरीक्षण ग्रेडिंग रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन बेंगलुरु भेज दी है। वहीं प्राचार्य को एक रिपोर्ट सौंपकर निरीक्षण खत्म करके रविवार सुबह रवाना हो गई। अंतिम दिन यानी 8 फरवरी को रिपोर्ट महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RN तिवारी व IKUSC प्रभारी डॉक्टर नीलम पांडे व पूरे महाविद्यालय के स्टाफ के सम्मुख प्रदान की गई। इस गरिमामयी एग्जिट मीट में नैक मूल्यांकन करने पधारे समस्त टीम के सदस्यों व महाविद्यालय प्रबंधन के समक्ष एक अनुपम पहल की गई, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य ने महाविद्यालय में सफाई कर्मी रजनीश को नैक टीम तथा महाविद्यालय के सम्मुख मंच पर उनके अथक कार्यों के लिए सम्मानित किया। ये एक ऐसी पहल जिसे काफ़ी सराहा गया। इसके साथ साथ प्राचार्य के साथ महाविद्यालय प्रबंधन ने 3 अन्य कर्मचारी जिन्होंने नैक के लिए दिन रात एक कर अथक प्रयास किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया, जिसमें आकाश वर्मा, आशीष सेन और अर्पित द्विवेदी का नाम शामिल है। इस एग्जिट मीट के कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य व IKUSC प्रभारी द्वारा तीनों सदस्यों को रीवा के सुपारी से निर्मित जो विश्वविख्यात है गणेश प्रतिमा का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज महाविद्यालय में नैक की टीम आई हुई है और पूरी टीम महाविद्यालय के विभिन्न आयामों पे बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रही है और महाविद्यालय पूरा परिवार लगा हुआ है, क्योंकि जिन अपेक्षाओं से इनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं महाविद्यालय पूरा परिवार पे खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदस्य दिन रात लगे हुए हैं और आशा है कि महाविद्यालय परिवार के इन प्रयासों से महाविद्यालय को अच्छी ग्रेड मिलेगी। क्या उम्मीदें बताई जा रही है आगे कुछ? हम लोग पूरे आसान्वित हैं कि महाविद्यालय को पहले ही साइकिल में A ग्रेड मिली, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा ही मिलेगा। नैक का जो नियम है उसमें सामान्य रूप से महाविद्यालय में तीन सदस्यीय टीम आती है। 3 सदस्य में एक चेयरमैन है, तो 2 सदस्य होते हैं। वो महाविद्यालय के विभिन्न विभागों का प्रस्तुत निरीक्षण विद्यार्थियों से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी बात करेंगे, हमारे जो एलुमनाई उनसे भी बात करेंगे और जितनी भी हमारी फैसिलिटी उन सब बारीकी से परीक्षण करके उसका मूल्यांकन करके वो नैक बेंगलुरु को रिपोर्ट देंगे। महाकुंभ से स्नान कर लौट रहा परिवार बेला के समीप दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। जबलपुर के रहने वाले सौरभ मालवीय ने बताया कि 5 की संख्या में अपनी कार में सवार होकर वो लोग प्रयागराज से वापस जबलपुर जा रहे थे कि बेला में रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने उनकी गाड़ी को ठोकर मार दी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे घिसट कर चली गई। इस दौरान उनके मामा को गंभीर चोटें आई हैं, बाकी अन्य को भी चोटें आई हैं, जिनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कुंभ से जबलपुर लौट रहे थे, तो इसके बीच में बेला के पास बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण गाड़ी सब रॉन्ग साइड से डाल रहे थे। रॉन्ग साइड से गाड़ी डालते थे, एक भोपाल की गाड़ी थी, इसमें रॉन्ग साइड से उन्होंने गाड़ी डाला तो हमारी गाड़ी जाके उससे लगे थे। हम अपने राइट साइड में थे, अगले ने इंडिकेटर दिया और एकदम से गाड़ी नीचे उतार दी उन्होंने रूट से। तो उसके बीच में हम लोग 5 लोग थे, तो 5 को चोट आई है, जिसमें से एक व्यक्ति को, हमारे मामा जी को ज़्यादा चोट आई है। गाड़ी पलट गई है क्या? जी नहीं, गाड़ी सामने से टक्कर खाई है, तो पूरी गाड़ी मतलब तहस नहस हो गई है। कुंभ नहा के वापस? जी, कुंभ नहा के वापस लौट रहे थे। जबलपुर के रहने वाले। क्या नाम है आपका? सौरभ मालवीय। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों को रंग पट्टी बताएगी कि किस वार्ड में जाना है। इसके लिए हर विभाग के लिए अलग अलग कलर कोड डिसाइड किए गए हैं। संजय गांधी अस्पताल में चल रही नई व्यवस्थाओं के बाद अब अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को संबंधित वार्ड तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए संजय गांधी अस्पताल में कलर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें संबंधित विभागों तक पहुंचने के लिए एक विशेष कलर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी पहचान कर मरीज अपने वार्ड तक पहुंच सकेंगे। ये प्रयास संचालक शिक्षा
विभाग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। कलर कोड को लेकर हर विभाग के अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं। जैसे मेडिसिन विभाग को गहरा नीला रंग, सर्जरी विभाग के लिए लाल रंग, डायग्नोसिस के लिए पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, वहीं अस्थि रोग के लिए स्लेटी कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अन्य विभागों के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अनपढ़ और अशिक्षित मरीज इन कलर कोड के माध्यम से संबंधित विभाग तक पहुंच सकेंगे। इस संबंध में हमने डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल से बात की। ये हमारे जो संचालक चिकित्सा शिक्षा हैं वो कुछ दिनों पहले आए थे यहाँ इंटरव्यू में, और उस पर उन्होंने ये निर्देश दिए थे अपनी बैठक में कि यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जितने भी मरीज़ आते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी वार्ड में पहुँचना है तो किस तरीके से पहुँचें। इस संबंध में हमने पूर्व में भी एक बार बनवाया था, लेकिन कोविड के समय के बाद फिर किसी वजह से, कारणों से उताई होने से वो ख़त्म हो गई थी व्यवस्था, तो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसमें एक विशेष रंग की पट्टी एक विशेष वार्ड में या विशेष विभाग में जाके ख़त्म होगी। तो यदि मरीज़ मेडिसिन में जाना चाहता है तो मेडिसिन में पहुंचेगा, सर्जरी में जाना चाहता है सर्जरी में पहुंचेगा। इस तरह की व्यवस्था हम अपने विभाग में कर रहे हैं। वो आउटडोर से शुरू होगी और संबंधित विभाग पर ही ख़त्म होगी। ये रंग विशेष की पट्टिकाएँ, ऐसी व्यवस्थाएँ बड़े अस्पतालों में पूर्व से ही संचालित हैं, हमने अपने यहाँ भी लागू करने का फैसला किया। ये एरो बताएगा कि किस वार्ड का है, कौन सा? ये एरो बताएगा कि किस विभाग में जाना है, और इस रंग की पट्टी को पकड़े रहें तो आप संबंधित विभाग तक पहुँच जाएंगे। कब से व्यवस्था ऐसा चालू हो जाएगी? ये हमने चालू किया है अभी आउटडोर से। ऐसा संभव है कि हम एक आध महीने के अंदर। सिमरिया से आई एक महिला ने शाहपुर सलकर के तहसीलदार पर कलेक्टर के स्टे ऑर्डर को न मानने और पैसे को लेकर दूसरे पक्ष के काम करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर बड़ा गांव सिमरिया से आई अपर्णा तिवारी ने बताया कि कलेक्टर के स्टे ऑर्डर के बाद भी तहसीलदार राजेंद्र तिवारी काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार का कहना है कि हम कलेक्टर के आदेश को नहीं मानते हैं। अपर्णा तिवारी ने बताया कि शाहपुर सर्कल के तहसीलदार ने उनके ही परिवार के गंगा प्रसाद तिवारी से पैसे लेकर निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी है, जबकि कलेक्टर द्वारा 14 तारीख तक किसी भी प्रकार के काम पर रोक लगा दी गई थी। इस शिकायत को लेकर आज पीड़ित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। देख ले, तुम तो बहुत पंचायत नहीं कराव हमसे, हमहू का दिमाग खराब हो गया कि जब हम आने तुम मौका दिखावे, सारा सब झूठ बोल रहे हैं हमारे सामने। तो हम क्या मान ले कि तुम सही बोल रहे हैं कि तुम्हारी जमीन इतनी रही और पंचायत की रहे। महीना मैम कहीं नहीं कि इतना जमीन तो हम ऐसे छाड़ दी थे, अब अहिना दई ना अपना पैसा ले लिए। अब अहिना अपना कहे नहीं। क्या नाम है आपका? अपर्णा तिवारी। कहाँ से आई आप, किस काम के लिए? बड़ा गांव से। क्या घट रहा है? बड़ा गांव थाना सिमरिया। सिमरिया से जी। क्या दिक्कत क्या है? हमारे ज़मीनी विवाद है। हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं और स्टे लेने के बावजूद भी तहसीलदार ने घर का कार्य निर्माण करने का आदेश दे दिए हैं। अब कलेक्टर साहिबा के पास से हम स्टे लिए हैं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, एक पक्षी हैं। वो बोल रहे हैं कि जहाँ जाना है तो जाओ, हम कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजेंद्र तिवारी, नायब तहसीलदार। कौन सी तहसील का मामला ये? कौन सी तहसील? सिमरिया साहेबपुर सर्किट सर्किट साहेबपुर है। चलो, सर्किट साहेबपुर है, थाना सिमरिया है, हमारा जिला रीवा है, जिससे उसमें स्थगन जारी किया गया था। गंगा प्रसाद तिवारी हमारे ज़मीन में कब्जा कर लिया गया है, जिससे हम 10 तारीख को स्टे जारी किया था, जिसके कारण वो तहसीलदार आए, मौका देखे हमारा, लेकिन उसने पैसा खा के दूसरे दिन बदल गए। ज़मीन नापी गई फीता से, उसके बाद वो पैसा लेके ज़मीन में कोई वो निर्माण नहीं किए हैं। अब हमने स्टे खारिज कर दिए। वो हमने कलेक्ट्रेट से स्टे लिया, लेकिन तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने इसका कोई वो कार्य नहीं कर रहे। वो बोले हैं कि मैं कलेक्टर को कुछ नहीं समझता हूँ, ना हम समझेंगे, आपको जहाँ जाना है तो जाइए, स्टे लेने से वो इनकार कर रहे हैं। जब आपके यहाँ आए थे पटवारी तहसीलदार, ये लोग तो कुछ बातें हो रही थी, यस वीडियो कुछ आपके पास है क्या? यस सर, हमारे पास उसकी प्रूफ वीडियो। तहसीलदार ने कह रहे थे कि अभी हमने ज़मीन फीते से नापा है, जिससे अब हम ये जरीब में डालेंगे, इसका जब तक कोई पूरा निराकरण नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई निर्माण नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद भी निर्माण कार्य अभी जारी है। उसके बावजूद भी तहसीलदार साहब ने रिश्वत लेके स्टे खारिज करके कार्य चालू करवाए। कलेक्टर साहब के गांव बड़ा गांव है। ये मतलब कौन कर रहा अतिक्रमण? अतिक्रमण गंगा प्रसाद तिवारी। वो परिवार के हैं? कौन? यस सर, परिवार के, हमारे बब्बा जी के दूसरे भाई के बेटे। और जमीन किसके नाम है? अपर्णा तिवारी के नाम से। तो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। यस सर। फिलहाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टैंक होता, घर बनवा रहे हैं, घर निर्माण कर रहे हैं आपकी जमीन में? यस सर।
जबरदस्ती, जिससे रिपोर्ट करवाया आप लोग? यस सर, रिपोर्ट किया गया, सब चीज़ किया गया, लेकिन वो दोनों पक्षों को, पुलिस वालों को और पटवारी को और तहसीलदार को रिश्वत देके सब काम को डिले कर दिए। इस तरह के निर्माण जब किया, थाने में कुछ सूचना दी थी आपको? ऐसा सूचना दी गई थी, लेकिन सूचना देने के बाद वो रिश्वत दिए, रिश्वत देने के बाद वो उनका काम शुरू करवा दिया गया फिर से। और आपकी ज़मीन में काम लगवाए? यस सर, हमारी ज़मीन में काम लगवाया गया है। कलेक्टर साहिबा ने 7 तारीख को स्टे दिया है, जिसके कारण ये उसमें लिखा है कि 14 तारीख तक कोई कार्य उसमें ना किया जाए, लेकिन रातों रात SDM साहब होता है, तहसीलदार नायब राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने रात को काम करवा रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दुआरे स्थित दुर्मनकूट धाम में तपस्वी व संत देवराहा बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। देवराहा बाबा एक तपस्वी, संत व आध्यात्मिक पुरुष थे, जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था व ईश्वर के प्रति निष्ठा, प्रेम व विश्वास को अपने जीवन में समाहित कर निस्वार्थ भाव से न सिर्फ साधना व भक्ति के मार्ग को अपना लक्ष्य बनाया, बल्कि उस मार्ग पर चलकर एक सच्चे तपस्वी व संत होने का गौरव भी प्राप्त किया। देवराहा बाबा, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपति अपना सौभाग्य समझते थे, ऐसे सच्चे संत व तपस्वी महामानव ने अपनी साधना व तपस्या के लिए ग्राम दुआरी के दुर्मनकूट धाम को न सिर्फ तपस्थली बनाया, बल्कि ऐसे पवित्र व ऐतिहासिक स्थल पर समाधि लेकर धरती को भी धन्य कर दिया। आज दुआरी स्थित दुर्मनकूट धाम में विंध्य भारत समूह के मुखिया व भाजपा नेता जितेंद्र मिश्र के अथक प्रयासों के चलते सच्चे तपस्वी व संत देवराहा बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण मध्य प्रदेश के मंत्री व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण मिश्रा, नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे, भाजपा नेता राजगोपालचारी, राजेश पांडे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रीवा माया सिंह, संपादक विंध्य भारत अनिल त्रिपाठी, पूर्व जनपद अध्यक्ष रायपुर लाल बहादुर सिंह सहित कई नेता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जहाँ पर उन्होंने वर्षों तपस्या की, जैसी मान्यता है कि प्रयागराज जाने के पहले यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। आज उस स्थान को जिस प्रकार से विकसित करने का संकल्प यहाँ के सभी लोगों ने लिया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से इस प्रकार के तपोस्थली यहाँ पर इतने महान संत ने तपस्या की है, उस स्थान को जब उसकी सजावट होती है, उसका विकास होता है, तो उनका आशीर्वाद मिलता है और ईश्वर की कृपा बरसती है और पूरे जिले की मानवता को उसका फायदा मिलता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। मिनी चित्रकूट कहा जा रहा है इस स्थान को, क्या मिनी चित्रकूट इसको कहा जाता है क्योंकि इतने बड़े संत ने यहाँ पर तपस्या की है और जितेंद्र मिश्रा जी ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कराई। विधायक भी यहाँ पर डैम बनाकर यहाँ पर पानी की हमेशा भरा रहे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों की कितनी आस्था है यहाँ पर देख के समझ में आता है। हजारों लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इस स्थान को डेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? सारे प्रयास करेंगे। पर्यटन विभाग को भी लगाया जाएगा तो वहाँ से भी कुछ राशि मंजूर हो और इसका आज आप यहाँ कोई समझता हूँ कि ये मगरदहा जो डैम है यही बनना है, उससे पानी की समस्या यहाँ हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी और इसकी पूरी रमणीयता जो है, यहाँ पानी भरा रहेगा तो अपने आप हो जाएगी। वो प्रस्ताव मेरे द्वारा 1-2 दशक पहले शासन को भेजा गया था, सर्वे भी हो चुका
लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो हर बजट में छूट जाता है। मैं पुनः कोशिश करूंगा कि मैं माननीय जी को भी याद दिलाऊं और शासन को भी रिक्वेस्ट करूं कि इस डैम को की स्वीकृति अवश्य मिल जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की आध्यात्मिक चेतना को प्रणाम करता हूं। ये हमेशा राजकाज के साथ रामकाज के में भी लगे रहते हैं। अभी पिछले माह रीवा में 1008 कुंडी श्री महाराम यज्ञ हुआ था, उसमें इनका विशेष योगदान था। इनके साहस, धैर्य और सहनशीलता ने इन्हें इस पद तक पहुंचाया है। राम जब तक अयोध्या में थे तो राम कहलाते थे, और जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए थे। यही इनके साथ भी है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।